आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल हेल्प में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम DRDO के स्किल टेस्ट के बारे में पूरा समझेंगे कि DRDO के स्किल टेस्ट में संभावित कौन कौन से प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण हैं जो आपसे इस टेस्ट में पूछे गए। ठीक है, तो अपने इन टेस्ट को सबसे पहले थोड़ा कैटेगराइज कर लेते हैं, क्योंकि अपना जो सिलेबस है वो सिलेबस भी कुछ इस तरीके से कैटेगराइज है। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपने बेसिक। देखिए दोस्तों, बेसिक जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल हमेशा अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन प्रैक्टिकल्स को आप अच्छे से याद कर ले। कौन कौन से बेसिक प्रैक्टिकल हैं उनकी अगर अपनी चर्चा करें स्टेप बाय स्टेप, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने तो वायर के जॉइंट्स। कौन से जॉइंट्स? जॉइंट्स में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे संभावित पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इनकी आवश्यकता क्या आवश्यकता है, क्यों पूछे जाएंगे। तो देखिए जो जॉइंट्स है, जैसे अपने वायरिंग है तो हाउस वायरिंग है या फिर कोई भी अपने पास में इंडस्ट्रियल वायरिंग है, उस वायरिंग में जैसे अपने जितने भी वायर हैं, हो सकता है हमें कहीं कनेक्शन लेना पड़े, हो सकता है कोई लाइन फॉल्ट आ गई हो और उस लाइन को हमें फिर से रिपेयर करना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में वायर के जॉइंट्स की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो इस कंडीशन में हम जॉइंट्स पे फोकस रखेंगे, क्योंकि अपना जो DRDO है वहाँ भी ऑफिस है, ऑफिस या फिर अपना जहाँ वर्कशॉप है वहाँ वायरिंग तो है ही है। तो आपको वायरिंग से रिलेटेड नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब वायरिंग में अपने इंपॉर्टेंट कौन सा है? जॉइंट्स। तो जॉइंट्स को बिल्कुल याद कर लेना, किस तरीके से जॉइंट्स किए जाते हैं। जैसे स्ट्रेट जॉइंट है, मेरिट जॉइंट है, टी जॉइंट है। ये जॉइंट आप प्रैक्टिस करें, वायर को काट के कितना वायर का इंसुलेशन हटाना है, किस तरीके से वायर को आपस में मिलाने हैं, किस तरीके से उनको घुमाना है। तो ये सारा जो आता है अपना वो किसमें आ जाता है? जॉइंट्स में। ठीक है, वायरिंग से ही जो दूसरा इंपोर्टेंट अपने पास में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि किस तरीके से आपको वायरिंग करनी है। तो करने से रिलेटेड यानी कि आपको जैसे कोई भी भवन वायरिंग है वो करनी है, तो स्विच का कनेक्शन कैसे होता है, सॉकेट का कनेक्शन कैसे होता है, ये आपको करने के लिए क्या करना होगा। इसमें इंपोर्टेंट जो अभी तक अपने जैसे ITI के पेपर हुए हैं उनमें कई बार पूछा गया है, या फिर DRDO में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो बंदे सिलेक्टेड हैं उनसे बात होने पे पता लगी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए, या जो वर्किंग में है तो उनको वहाँ किन दैनिक कार्यों को करना होता है। तो एक इलेक्ट्रिशियन को किन किन कामों को करना है वो चीज हमको सीखनी है। तो दूसरा है इसमें इंपॉर्टेंट टू वे स्विच। देखिए टू वे स्विच देखने में बहुत आसान है, लेकिन इसका जब कनेक्शन करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब उसको हम अच्छे से सीख लेंगे कि किस तरीके से टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। वैसे एक लैंप को दो जगह से नियंत्रित करना होता है तो किसका यूज लिया जाता है? टू वे स्विच का। और आपने घरों में जितने भी जीने की वायरिंग होती है वहां पर टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। नीचे से आप ऑन करेंगे, ऊपर जाके उसको ऑफ करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल बनता है वो है वन लैंप कंट्रोल फ्रॉम थ्री प्लेसेस। एक लैंप को तीन स्थान से नियंत्रित करना। तो दोस्तों एक लैंप को जब तीन जगह से नियंत्रित करेंगे तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? वायरिंग में आप देखते हैं कई ऐसी जगह है कि जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी में ऐसे घुमाव है कि बीच में लगा हुआ है लैंप, फिर आपको दूसरी जगह जाना है। ठीक है, तो वो लैंप आप सीढ़ी के बीच में से भी बंद करके जा सकते हैं। हो सकता है आप उस टू वे स्विच तक पहुंच ही नहीं पाए, हो सकता है वहीं से दूसरा रास्ता हो। तो एक लैंप को तीन जगह से नियंत्रित करने वाला जो सर्किट है वो कौन सा है? वन लैंप कंट्रोल फ्रॉम थ्री प्लेसेस। अब इस प्रैक्टिकल में अपने पास में दो टू वे स्विच और एक इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग किया जाएगा। कौन सा है? एक इंटरमीडिएट स्विच। अभी सीखेंगे वन बाय वन पूरा। तो किस तरीके से टू वे स्विच का कनेक्शन होता है, किस तरीके से इंटरमीडिएट स्विच का कनेक्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो आपको ये करना आना चाहिए।
नेक्स्ट इसमें अपने जो इंपोर्टेंट बनता है वो वायरिंग से रिलेटेड है। कौन सा? वायरिंग। देखिए वायरिंग है, सबसे पहले तो अपने समझेंगे कि वायरिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन सी वायरिंग होती है, उस वायरिंग को करने के लिए क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल में। तो वायरिंग में जैसे अपने पास में कंड्यूट वायरिंग, दूसरी अगर बात करें अपने कैसिंग कैपिंग वायरिंग, और तीसरी अपने बात करें बैटन वायरिंग। ठीक है, तो ये तीनों वायरिंग है। देखो बैटन वायरिंग का यूज पहले किया जाता था, लेकिन केसिंग कैपिंग और कंड्यूट वायरिंग वर्तमान में अच्छे से प्रचलित है। ठीक है, अब कंड्यूट जो वायरिंग होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो कंसील्ड कंड्यूट और एक सरफेस कंड्यूट। सरफेस कंड्यूट होती है जब पाइप को दीवार पे लगा के और ऊपर दिखती रहती है वो। ठीक है, तो वो तो होती है कौन सी? सरफेस कंड्यूट। और एक होती है जो दीवार के अंदर जब हम जो भवन निर्माण होता है उसी समय झिल्ली काट के उसमें कंड्यूट पाइप डाल देते हैं और फिर कनेक्शन कर देते हैं, तो ऊपर उसका जब प्लास्टर कर देते हैं तो वो दिखता नहीं है हमें, तो उसे कहते हैं कंसील्ड कंड्यूट। दोनों तरह की वायरिंग का यूज किया जाता है। केसिंग कैपिंग वायरिंग है, ये भी बिल्कुल ऊपर सतह पे होती है। तो इनमें एक बेनिफिट है, जैसे फैक्ट्री वगैरह है जहां पर बड़ी मशीनें ऑपरेट होती है, तो उन मशीनों को ऑपरेट करने वाली जगह जब दीवार के अंदर रहेगी वो वायरिंग, तो ऑब्वियसली हीटिंग ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगी? जल जाएगी। इसलिए जो यूज में ली जाती है वो सरफेस वायरिंग ली जाएगी, सरफेस कंड्यूट या फिर केसिंग कैपिंग वायरिंग। तो वायरिंग वाला चैप्टर भी आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा हाँ है, कुछ नहीं इसमें, बहुत नॉर्मल है, किस तरीके से यूज किया जाएगा, क्या सर्किट है, वो सब अपने को आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने 5th नंबर में अगर बात करें तो वो सेल एंड बैटरी। क्योंकि इन्वर्टर जो यूज में लिया जाता है, इन्वर्टर के साथ बैटरी का कनेक्शन और हर ऑफिस में जनरल चीज है, सामान्यतः इन्वर्टर का पाया जाना संभव है और मिलता है, तो हमें इसका नॉलेज भी सॉलिड होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल आता है वो आता है बैटरी का। ठीक है, जो बैटरी है उसमें कौन कौन से प्रैक्टिकल इंपोर्टेंट बनते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप बैटरी को चार्ज करना, क्या बैटरी को चार्ज करना। अब चार्ज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? चार्जर की, बैटरी चार्जर की जरूरत पड़ेगी, तो बैटरी को चार्ज करना। दूसरी बात, यदि बैटरी चार्ज हो गई है तो उसकी जांच करना कि बैटरी चार्ज हुई है या नहीं हुई है। तो बैटरी के चार्ज होने की जांच करो। अब देखिए बैटरी के चार्ज होने की जांच, कुछ तो दृश्य विजुअल परीक्षण होता है, आप देखेंगे उसमें बुलबुले उठ जाते हैं। क्या उठते रहते हैं? बुलबुले उठते हैं, तो वहां से आपको पता लग जाएगा। दूसरा आपको पता लग जाएगा कि जो अपना चार्जर है उसमें जो एमीटर लगा हुआ है उसमें कितने एम्पियर की धारा वो ले रहा है। यदि एम्पियर की धारा नहीं ले रहा है, लगभग 0 के समान हो चुकी है, तो इसका मतलब अपनी बैटरी क्या हो चुकी है? चार्ज हो चुकी है। तो वहां पर बैटरी चार्जर को भी ऑब्जर्व करके, और दूसरा अपने जो जांच करते हैं वो है हाइड्रोमीटर। क्या चीज है? हाइड्रोमीटर, समझेंगे इसको भी। तो जो हाइड्रोमीटर है इसके द्वारा किस तरीके से जांच किया जाएगा? तो हाइड्रोमीटर के द्वारा जो बैटरी में क्या डाला जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, या अपने कहेंगे कि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट, क्या कहेंगे उसको, जो अपने टेक्निकल नाम है वो है इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डालेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट के घनत्व से पता लग जाता है कि बैटरी चार्ज है, फुल चार्ज है, हाफ चार्ज है, डिस्चार्ज। जैसे फुल चार्ज कंडीशन में उसका मान कितना हो जाएगा? 1.25 से 1.28 तक रहता है। अगर हाफ चार्ज है तो 1.20 से 1.25 तक रहता है, और 1.20 से कम है तो वो डिस है। ठीक है, तो इस तरीके से बैटरी का पूरा रखरखाव, मरम्मत, यदि उसमें अपने कहीं कार्बन आ गया है तो एक सफेद नीली परत जम जाती है,
तो उसके टर्मिनल्स पे जो सफेद नीली परत जम जाती है उसको भी बार बार चेक करना, किस तरीके से क्या करना इंपॉर्टेंट है, यूज आता है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें बेसिक से ही अपने जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है ओम का नियम। ओम का नियम क्यों पूछा जाता है? क्योंकि कई ऐसे परिपथ है जहां हमें वोल्टेज ड्रॉप करना है, क्या किस तरीके से सर्किट का जुड़ा रहना आवश्यक है, तो ये सारी चीजें किस में आती है? ओम्स लॉ में, ओम के नियम। तो ओम के नियम का पूरा परिपथ किस तरीके से तैयार किया जाता है वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इनको आपको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा इसमें जो बेसिक आता है वो अपने आता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का यूज क्या है? क्योंकि मल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम फॉल्ट टेस्टिंग है, सप्लाई की उपस्थिति है, कितनी सप्लाई आ रही है यहाँ पर, ये सारी एक तरीके से हमारे लिए इलेक्ट्रिशियन के लिए वो एक मास्टर है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर का पूरा नॉलेज होना जरूरी है, मल्टीमीटर के द्वारा परिपथ में वोल्टेज मापना जरूरी, ये सारी चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए और इनकी जरूरत हमें वहां पर पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रतिरोध। जो रजिस्टर है इनका मान ज्ञात करना, जैसे कि श्रेणी क्रम में इस तरीके से परिपथ को जोड़ोगे आप, आपको प्रतिरोध दे दिए जाएंगे, वहां पर उन प्रतिरोध में आप उनको जोड़ोगे, जोड़ के और फिर उसका कुल मान निकालोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल चीजें हैं उनको याद कर लेना। दूसरा समांतर क्रम है, इसको भी जोड़कर और आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए अपने पास में दो तीन विधि है। एक तो आप मल्टीमीटर से इनको सही से जोड़ो प्रॉपर्ली और मल्टीमीटर से निकालो। दूसरा, यदि आपके पास में मल्टीमीटर नहीं दे तो वोल्टमीटर और एमीटर, इनके द्वारा आप अच्छे से इसके मान को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड दूसरा जो छोटा रजिस्टर होता है जिसपे मान अंकित नहीं होता है, उसमें कलर कोडिंग होती है। तो अगर आपसे पूछा जा सकता है मल्टीमीटर से टेस्ट नहीं करवा के कि कलर कोडिंग विधि से इसका मान निकालो, तो कलर कोडिंग विधि की पूरी टेबल है उसको याद कर लेना, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी में आगे जो बेसिक अपने पास में आता है दोस्तों वो है, देखिए बैटरी चार्ज करने के लिए एक सर्किट का निर्माण होता है और वो कौन सा है? तो उसमें अपने देखते हैं कि जो रेक्टिफायर है, कौन सा रेक्टिफायर, वो अच्छे से याद कर लेना। कौन सा रेक्टिफायर? अब इसमें हाफ वेव, दूसरा आता है फुल वेव और कौन सा है ब्रिज रेक्टिफायर। इन तीनों को अच्छे से किस तरीके से इसका सर्किट होता है, कैसे इनका प्रॉपर कनेक्शन होता है, इसमें एक एनोड होता है, कैथोड होता है, तो उनकी प्रॉपर कनेक्शन सही से होना चाहिए। अगर आपने उल्टे कनेक्शन कर दिए तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये कनेक्शन, इसकी नॉलेज सही से होना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ में अपने जो प्रैक्टिकल आता है और इम्पोर्टेंट, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज भी ये प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए कोई अज्ञात प्रतिरोध दे दिया जाता है, उसका मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल है वो भी अपने लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी अच्छे से याद करें, ठीक है। तो ये तो हो गई सारी जो अपने प्रैक्टिकल है, वो कहां से? बिल्कुल बेसिक से, कि बेसिक से कौन कौन से प्रैक्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो जितने भी प्रैक्टिकल मैंने आपको बताए हैं वो सारे प्रैक्टिकल डेली रूटीन में यूज आने वाले हैं, और वही पूछा जाता है जो डेली रूटीन में यूज है। भाई इसका यूज होना है अपने वहां पर, तो इसलिए इनको पूछा जाएगा, इनका यूज होना है इसलिए इनको पूछा जाएगा। तो इनको आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? अपना बेसिक पार्ट, ठीक है, ये बेसिक पार्ट हो गया। अब देखते हैं अगला अपने जो नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा सा पार्ट को समझने से क्या होगा, ठीक होएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा पार्ट से।
अब जो नेक्स्ट पार्ट अपना आता है वो कौन सा पार्ट है, तो वो अपना मशीन वाला पार्ट आ जाता है। तो मशीन वाले पार्ट में अपने बात कर लेते हैं कि मशीन वाले पार्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए मशीनों को ऑपरेट करोगे लेकिन तब जब आपको बेसिक नॉलेज होगा, तब जब आपको पूरा बेसिक नॉलेज होगा। अब भाई बेसिक नॉलेज कौन कौन सी मशीनें हैं जो अपने यूज में ली जाती है। ठीक है, तो देखो जो अपना लैब है उसमें जनरली एसी और डीसी दोनों मशीनों का ही यूज किया जाता है। तो अब दूसरे जो पार्ट है उसकी मैं बात करूं तो वो कौन सा है, मशीन वाला, क्योंकि आपको मशीनों पे भी काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मशीनों में उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए पैनल का यूज किया जाता है। मशीन को ऑपरेट करने के लिए पैनल का यूज किया जाता है। पैनल पे क्या क्या चीजें लगी होगी, तो उस मशीन के अकॉर्डिंग उसको ऑपरेट करने के लिए हम एमीटर है, वोल्टमीटर है, वाट मीटर है, स्पीड मीटर है जिसे टेकोमीटर से भी माप सकते हैं, और एक आरपीएम मीटर भी लगा होता है। यदि मोटर है तो उसके लिए जनरेटर भी लगाना पड़ेगा अपने को, उसके लिए स्विचिंग डिवाइस भी लगानी पड़ेगी, आईसीडीपी है, डीपीएसटी है, टीपीएसटी है, तो उससे रिलेटेड लगेगी। ठीक है, तो मशीन के अपने बात करें तो सबसे पहले इसमें एक आता है ट्रांसफॉर्मर। क्या, ट्रांसफॉर्मर। देखिए ट्रांसफॉर्मर का नॉलेज होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई मशीनें ऐसी हैं जो कम वोल्टेज पे ऑपरेट होती है, तो वहां पर ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर वाला प्रैक्टिकल भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने पास में 3 ट्रांसफॉर्मर है, उनको आप अच्छे से पढ़ना। पहला है अपने पास में कौन सा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो। दूसरा है अपने पास में सेल टाइप या कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, सेल टाइप या कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। तो उसमें आपसे सेल टाइप या कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। देखिए सेल टाइप या जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है, इसमें अपने को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है ओपन, परिपथ परीक्षण और शॉर्ट परिपथ परीक्षण। देखिए दोनों टेस्ट क्यों किए जाते हैं, तो जो ओपन सर्किट टेस्ट है, ओपन सर्किट टेस्ट का यूज जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, मशीन में जो कोर है उस कोर में कितने लॉसेज हैं, तो वो लॉस ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, ओपन सर्किट टेस्ट। दूसरा, यदि जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग में कितना लॉस हो रहा है, तो वाइंडिंग के लॉस को पता लगाने के लिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। तो अब इससे ओवरऑल क्या, मशीन की दक्षता यानी कि ट्रांसफॉर्मर की जो दक्षता है उस दक्षता को पता लगाने के लिए ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ में आ गई होंगी। आपके ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपसे इस प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट इसमें अपने पास में आती है डीसी मशीन। कौन सी, डीसी मशीन। देखिए डीसी मशीन में हमारे पास में 2 मशीन है। पहली जो मशीन है वो है डीसी मोटर और दूसरी जो मशीन है डीसी जनरेटर। ठीक है दोस्तों, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर इसका प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरेशन भी होता है जनरली, और इसमें जो मोटर है इससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो डीसी मोटर है, इसमें अपने पास में जो पहली मोटर है डीसी सीरीज, दूसरी मोटर अपने पास में डीसी शंट, और तीसरी जो मोटर है अपने पास में डीसी कंपाउंड। तो डीसी सीरीज, शंट और कंपाउंड तीनों मोटर को आपको डीसी सीरीज को चलाने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। तो इसमें किस तरीके से कनेक्शन होते हैं वो अच्छे से समझ लेना। डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, वो अच्छे से समझ लेना। और डीसी कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर का यूज लिया जाता है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। तो इनको कैसे चलाते हैं, उसका सर्किट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो डीसी जनरेटर है इसके कनेक्शन कैसे होते हैं
सीरीज के कनेक्शन कैसे होंगे, शंट के कनेक्शन कैसे होंगे, कंपाउंड के कनेक्शन कैसे होंगे, तो इनके कनेक्शन को अच्छे से समझ लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो अपने मशीन आती है वो एसी मशीन है। कौन सी? एसी मशीन। देखिए एसी जो मशीन है उसमें भी दो प्रकार है अपने पास में। जो पहला प्रकार आता है वो कौन सा है? 3 फेज एसी मशीन। देखो इन मशीनों का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। 3 फेज एसी मशीन में अपने पास में दो मोटर है। कौन कौन सी? स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर और वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर। दो प्रकार की है, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज में ली जाती है वो है अपने पास में स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर 3 फेज में कौन सी? SQI केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को आप जैसे ही समझोगे तो इसके साथ इसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? स्टार डेल्टा स्टार्टर या फिर ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो इसमें इन स्टार्टर को भी अच्छे से याद कर लेना, किस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं, किस तरीके से इसकी टेस्टिंग करेंगे अपने। तो टेस्टिंग लैब के द्वारा या फिर मल्टीमीटर के द्वारा इसकी टेस्टिंग करना हमको आना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर भी जो क्वेश्चन कनेक्शन करना और इसको फॉरवर्ड और रिवर्स चलाना, ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है। इसमें भी पूछा जा सकता है कि मोटर को कैसे तो कनेक्ट करोगे, फॉरवर्ड चलाओ और फिर उसको उल्टी दिशा में चलाओ। तो ये नॉलेज हमको पूर्ण रूप से होना अति आवश्यक है। ठीक है, इसके साथ ही जो अगला अपने आता है इसमें, तो ये तो 3 फेज का हो गया, और दूसरा जो अपना आता है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखिए जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसका यूज जो लिया जाता है आपने देखा होगा, जो अपने घर है उसमें जितने भी फैन लगे हुए हैं उस फैन के अंदर कौन सी मोटर है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, परमानेंट कैपेसिटर टाइप। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये तो थे जो अपन ने डिस्कस किए हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी आपको नॉलेज तो पूरा इलेक्ट्रिशियन का होना ही चाहिए। देखिए ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से आए और ये भी जरूरी नहीं है कि यहाँ से नहीं आए। क्वेश्चन इनके अंदर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनका यूज जनरली होता है, तो ये तो हमें बिल्कुल रटना और आना चाहिए और इनको अच्छे से अपने आंख बंद करके प्रैक्टिकल कर देना चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो इलेक्ट्रिशियन अधूरी है। ठीक है, अब इसमें पावर में थोड़ा सा जो आता है वो अगला जो प्रैक्टिकल है वो एनर्जी मीटर का है। एनर्जी मीटर, अब एनर्जी मीटर में ये मीटर से रिलेटेड आ जाता है, तो ये मैं तीसरा पार्ट इसमें बना देता हूं पावर का, यानी कि शक्ति से संबंधित। ठीक है, पावर से संबंधित में एनर्जी मीटर को किस तरीके से आप जोड़ोगे, एनर्जी मीटर को किस तरीके से लोड के साथ कनेक्ट करोगे, किस तरीके से इसमें कितनी ऊर्जा की खपत हुई है उसको पता लगाओगे दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ में जो बनता है वो मीटर। क्या चीज? मीटर। अब मीटर में अपने पास में क्या है? एमीटर है। एमीटर को परिपथ में जोड़ना आना चाहिए। एमीटर क्या मापता है? धारा मापता है। दूसरा है अपने पास में वोल्टमीटर, ये क्या मापता है? वोल्टेज मापता है। किस तरीके से इसको परिपथ में जोड़ेंगे वो आपको अच्छे से आना चाहिए। तीसरा है अपने पास में वाटमीटर, ये क्या मापता है? शक्ति मापता है। तो परिपथ में इनका यूज किया जाएगा जनरली। जो भी पैनल है उस पैनल पे, जैसे अपने पास में एसी मशीन का पैनल है तो वहां पे आपको एमीटर मिलेगा, वोल्ट मीटर मिलेगा, वाट मीटर भी मिल सकता है। तो इन सब मीटर की नॉलेज डीपली आपको होनी चाहिए। अब मीटर में आप देखेंगे कि दो प्रकार से हैं। कौन कौन से? एक तो है मूविंग कॉइल टाइप, एमसी टाइप मूविंग कॉइल टाइप, और दूसरा है एमआई टाइप। अब डीसी के लिए कौन सा यूज में लेंगे इसमें से, एसी के लिए कौन सा यूज में लेंगे इसमें से, इसका नॉलेज होना भी हमें जरूरी है। तो उसके कुछ इंडिकेशंस है। जैसे बात करें अपने किसकी? डीसी की, तो डीसी वाले जो है उसमें ये सिंबल रहता है। तो ऐसा आप यदि उस मीटर में देख रहे हैं तो ये मूविंग कॉइल टाइप है और केवल डीसी भी यूज लेंगे। और यदि आपके पास में उसमें सिंबल इस तरीके से है तो ये जो सिंबल है ये एमआई टाइप का है। एसी और डीसी दोनों सप्लाई के लिए मीटर यूज ले सकते हैं।
तो मीटर और ये जो इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं इनको आप अच्छे से कंठस्थ कर लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।